फंक्शन को स्टार्ट कराने के लिए मिनिमम जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, मिनिमम जो अमाउंट चाहिए, दैट इज कंसीडर्ड एज थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है वो है +15 मिलीवोल्ट। कंप्लीटली डिस्टर्ब, अभी तो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब था, अभी धीरे धीरे करके इंपल्स आ रहा था, लेकिन जैसे ही +15 मिलीवोल्ट का डिफरेंस आएगा, अब मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा एंड कंप्लीट डिस्टर्बेंस ऑफ द एक्सोलेमा will cause complete removal of the sodium of the calcium ions from the sodium gate। जब मेम्ब्रेन पूरा डिस्टर्ब हो गया तो एक साथ सारा कैल्शियम आयन एक्सोलेमा के पोर से हट गया, तो जो सोडियम गेट है, जो एक्सोलेमा का पोर है, वो खुल गया, तो सडन इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम सोडियम आयन विल अकर। So after achieving the threshold, the membrane becomes completely disturbed. Complete disturbance of axonema means complete removal of calcium ions from the sodium gate. The sodium gate becomes completely opened. It causes sudden influx of sodium ions from ECF into the axoplasm. अब अचानक से पूरा सोडियम आयन अंदर आएगा तो इट विल कॉज रिवर्सल ऑफ चार्ज, यानी इतना ज्यादा कैटायन अंदर आ जाएगा कि अब यहाँ माइनस जो नेगेटिव चार्ज था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नाउ इट विल बिकम पॉजिटिव। अब ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाहर अंदर पॉजिटिव और बाहर हो गया निगेटिव। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन और इंपल्स। तो फिर से समझिए, नॉर्मल कंडीशन में जो एक्सोलेमा है उसके इनर सरफेस पे चार्ज है -60 to -90 मिलीवोल्ट। इसको थ्रेशोल्ड, इसको हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब जैसे ही इस स्टिमुलस को अप्लाई करेंगे एक्सोलेमा पे, एक्सोलेमा थोड़ा डिस्टर्ब होगा। थोड़ा डिस्टर्बेंस का मतलब है थोड़ा कैल्शियम आयन हटेगा एक्सोलेमा के पोर से, तो थोड़ा जब कैल्शियम हटेगा तो थोड़ा सोडियम को अंदर आने का मौका मिलेगा। जब सोडियम धीरे धीरे अंदर आएगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो नेगेटिव है चार्ज है, इसमें थोड़ा डिक्रीज होना शुरू करेगा बिकॉज कैटायन अंदर आ रहा है। और जब इसमें डिक्रीज हो जाए +15 मिलीवोल्ट से, तो हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड हैज बीन अचीव्ड। तो +15 मिलीवोल्ट का डिफरेंस जैसे ही आएगा इनर सरफेस पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे के अंदर, वैसे ही मेम्ब्रेन पूरा डिस्टर्ब हो जाए। और पूरा डिस्टर्बेंस का मतलब है कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन पूरा हट जाएगा, तो कंप्लीट ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेट्स। सोडियम गेट खुला है तो सडन इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इनटू द एक्सोप्लाज्म। अचानक से सोडियम आयन जब आएगा एक्सोप्लाज्म में, तो अंदर अब चार्ज निगेटिव से अब पॉजिटिव होगा और बाहर सरफेस पे नेगेटिव होगा। This condition is called depolarization, इसी को कहते हैं impulse। And this depolarization will continue till the charge on the inner surface becomes +35 millivolt. This +35 millivolt is considered as spike potential। Spike potential कहने का मतलब है maximum limit of depolarization। तो जैसे जैसे सोडियम अंदर आ रहा है, तेजी से आ रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, बाहर सरफेस पे निगेटिव। ये हम लोगों ने कहा कि इंपल्स जनरेट हो गया, यानी डीपोलराइजेशन हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है मैक्सिमम जाएगा +35 मिलीवोल्ट, जिसको स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। कारण है कि वंस जब इस पे इनर सरफेस पे चार्ज +35 मिलीवोल्ट डेवलप हो गया, मेम्ब्रेन की टेंडेंसी होती है फिर से टू बिकम नॉर्मल, यानी at a spike potential that is +35 millivolt, the membrane develops the tendency to become normal। फिर ये शांत होने लगता है। तो जब ये शांत होने लगेगा तो फिर से कैल्शियम आयन वापस आ जाएगा, पोर को ब्लॉक कर देगा, और जैसे ही कैल्शियम ब्लॉक करेगा इन्फ्लक्स रुक जाएगा, फर्दर डीपोलराइजेशन विल बी चेक। इसलिए स्पाइक को कहते हैं
मैक्सिमम लिमिट ऑफ डीपोलराइजेशन। अब इसके बाद स्टार्ट होगा रीपोलराइजेशन। अभी था पोलराइज्ड, पोलराइज से हो गया डीपोलराइज्ड, अब डीपोलराइज से वापस आएगा नॉर्मल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में दो फेज होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव फेज ऑफ रीपोलराइजेशन और दूसरा कहते हैं पॉजिटिव फेज। नेगेटिव फेज ऑफ रीपोलराइजेशन इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड स्लो फेज ऑफ रीपोलराइजेशन, और पॉजिटिव फेज को कहते हैं फास्ट और रैपिड फेज ऑफ रीपोलराइजेशन। तो पहले नेगेटिव फेज देखें। अब ये रीपोलराइजेशन होगा, क्यों होगा समझ लें। जब अंदर यहाँ पे सोडियम काफी अंदर आ गया, और पहले से हम लोगों ने कहा कि पोटेशियम यहाँ प्लस 35 मिली वोल्ट होता है, पोटेशियम का अमाउंट काफी ज्यादा है, प्लस 35 मिली वोल्ट करें। यहाँ पे पोटेशियम काफी ज्यादा है, 30 टाइम्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ECF पोटेशियम, और सोडियम अंदर आ गया काफी ज्यादा। तो अब सोडियम और पोटेशियम में रिपल्सन हो, सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर कैटायन, तो पोटेशियम तो अंदर ज्यादा था ही एक्सोप्लाज्म में, ऊपर से अब सोडियम काफी ज्यादा आ गया, तो दोनों में रिपल्सन होगा। और इस रिपल्सन का नतीजा है कि अब पोटेशियम आयन तेजी से बाहर जाएगा। पोटेशियम आयन का इफ्लक्स तो होता रहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सोडियम काफी ज्यादा अंदर आ गया, यानी ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, अब प्लस 35 मिली वोल्ट जब अचीव कर लिया गया स्पाइक पोटेंशियल, उसके बाद अब सोडियम और पोटेशियम में रिपल्सन होगा, और नतीजा होगा पोटेशियम आयन अब तेजी से बाहर जाएगा। तो रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन विल कॉज डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। जब पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है, कैटायन बाहर जा रहा है, तो इनर सरफेस पे चार्ज अब डिक्रीज करेगा। तो दिस फेज इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, यानी वापस अब नेगेटिव चार्ज की ओर आ रहा है। बट इट इज कॉल्ड स्लो और नेगेटिव फेज ऑफ रीपोलराइजेशन। स्लो और नेगेटिव फेज इसलिए कि आप याद कीजिए कि डीपोलराइजेशन हुआ था ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन अंदर आया था, इसलिए डीपोलराइजेशन हुआ था या इंपल्स जनरेट हुआ था। अब पोटेशियम बाहर जा रहा है आफ्टर अचीविंग द थ्रेशोल्ड, आफ्टर अचीविंग द स्पाइक पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज तो कम होगा बिकॉज कैटायन बाहर जा रहा है, लेकिन वापस जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तभी अचीव होगा जब जितना सोडियम अंदर आया था उसको वापस उतना बाहर निकाला जाए, और ये काम किया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। अब सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई भी न्यूरॉन है या सेल है, तो इसमें सोडियम पोटेशियम ATPase मॉलिक्यूल है। जैसे ये डस्टर मान लीजिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा में ये एक्सोलेमा है, और एक्सोलेमा में ये सोडियम पोटेशियम ATPase मॉलिक्यूल है। इसमें 3 बाइंडिंग साइट है सोडियम के लिए, 3 बाइंडिंग साइट है सोडियम और 2 बाइंडिंग साइट है पोटेशियम। तो यहाँ से 3 सोडियम आयन अटैच हो गया अपने अपने बाइंडिंग साइट से, और ECF से 2 पोटेशियम आयन। अब बाइंडिंग साइट चेंज देयर पोजीशन, बाइंडिंग साइट अपना पोजीशन चेंज करता है, फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसलिए कि सोडियम का अमाउंट बाहर ज्यादा है और यहाँ से सोडियम को बाहर करना है, तो सोडियम अपने साइड के बाइंडिंग साइड से अटैच हो गया और बाहर से पोटेशियम अटैच हो गया आउटर सरफेस पे। अब ये मॉलिक्यूल तो यही है, लेकिन इसका बाइंडिंग साइट अपना पोजीशन चेंज किया, 3 सोडियम आयन को बाहर रिलीज कर दिया ECF में और 2 पोटेशियम को रिलीज कर दिया इनटू द एक्सोप्लाज्म। फिर ये बाइंडिंग साइट फ्री हो गया, वापस आ गया। फिर 3 सोडियम आयन अटैच हुआ इनर सरफेस से, 2 पोटेशियम बाहर से, और फिर बाइंडिंग साइट चेंज किया। तो इसको सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। तो 3 सोडियम आयन अटैच हो गया एक्सोप्लाज्म से, 2 पोटेशियम आयन अटैच हो गया ECF से, बाइंडिंग साइट अपना पोजीशन चेंज किया, सोडियम आयन को रिलीज कर दिया ECF में, पोटेशियम आयन को एक्सोप्लाज्म में। और ये जब प्रोसेस चलता है
So it is called sodium-potassium pump, or it is also called active transport, and it is also considered as the fast or rapid phase of repolarization. तो repolarization काफी ज्यादा तेजी से होता है। कहने का मतलब है जितना सोडियम अंदर होना चाहिए उससे भी कम हो जाता है। तो ज्यादा कैटाइन बाहर चला जाएगा तो जितना नेगेटिव चार्ज था -90 मिलीवोल्ट, अब -90 की जगह हो सकता है कि वो हो जाए -95 मिलीवोल्ट, -100 मिलीवोल्ट हो सकता है। यानी जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो चार्ज और नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, तो मेम्ब्रेन नॉर्मल नहीं रहा, मेम्ब्रेन बिकम हाइपरपोलराइज्ड। पोलराइज तो तब होता जब -90 मिलीवोल्ट आके रुक जाता, लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जारी है, सोडियम ज्यादा अमाउंट बाहर जा रहा है, नतीजा है कि यहाँ माइनस की जगह -95 हो सकता है, 100 हो सकता है, यानी मेम्ब्रेन फिर से डिस्टर्ब रह गया। मेम्ब्रेन तो नॉर्मल तब होता जब अंदर पे चार्ज आता -90 मिलीवोल्ट, अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो मेम्ब्रेन तो फिर डिस्टर्ब ही रह गया। अब मेम्ब्रेन डिस्टर्ब रह गया तो फिर से धीरे धीरे इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयन का, फिर से थ्रेशोल्ड अचीव करेगा, यानी +15 मिलीवोल्ट का डिफरेंस, फिर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड सडन रिवर्सल ऑफ चार्ज, फिर इट विल अचीव द स्पाइक पोटेंशियल, और स्पाइक पोटेंशियल के बाद फिर सोडियम और पोटेशियम आयंस में रिपल्सन, तो पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू करेगा, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज घटना शुरू करेगा, तो इसको कहेंगे स्लो फेज ऑफ रिपोलराइजेशन। तो ध्यान रखना है कि स्लो फेज ऑफ रिपोलराइजेशन इज एसोसिएटेड विद द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, और उसके बाद स्टार्ट होगा सोडियम पोटेशियम पंप और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द रैपिड इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, एंड इट विल कॉज हाइपरपोलराइजेशन, यानी सोडियम जितना होना चाहिए उससे बाहर ज्यादा चला जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज अंदर सरफेस पे ज्यादा, मेम्ब्रेन फिर से डिस्टर्ब रह गया, तो फिर से सोडियम अंदर आना शुरू करेगा और फिर से एक नया इंपल्स जनरेट होगा। तो इसी को यहाँ पे हम लोग ग्राफ के फॉर्म में देख रहे हैं। ये टाइम और करंट ग्राफ है। इधर देखिए टाइम है मिली सेकेंड में, यहाँ करंट है मिली वोल्ट में। तो यहाँ पे आप देखिए ये -70 मिली वोल्ट लिया, ये स्मॉल एज ए इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो -60 to -90 मिली वोल्ट का आता है, ये -70 है। अब जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई करेंगे इसमें +15 मिली वोल्ट का डिफरेंस आया, यानी ये हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया +15 मिली वोल्ट का आया, तो यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 70 है, 70 के बाद 60 10 और 5 और कब कर दिए, तो ये हो गया, यानी 55 मिली वोल्ट, यहाँ बी लिखा है, तो बी इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब +15 मिली वोल्ट का डिफरेंस आया तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन, तो ये हो गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। वंस जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हुआ तो अब ये तेजी से इनफ्लक्स हो रहा है सोडियम का, तो ये सी को कह रहे हैं एक्शन पोटेंशियल, सी इज एक्शन पोटेंशियल, इसी को डीपोलराइजेशन कहते हैं इंपल्स। ये जारी रहा कब तक, +35 मिली वोल्ट तक, तो ये डी हो गया स्पाइक पोटेंशियल। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ रिपोलराइजेशन ई, इट इज द स्लो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, जिसको हम लोग कहते हैं स्लो फेज ऑफ रिपोलराइजेशन। और फिर स्टार्ट हुआ रैपिड फेज ऑफ रिपोलराइजेशन इंडिकेटेड बाय एफ, और फिर हो गया हाइपरपोलराइजेशन, इट इज इंडिकेटेड बाय जी। हाइपरपोलराइजेशन देखिए नेगेटिव चार्ज कम है, अब फिर इट विल जनरेट इम्पल्स, फिर स्पाइक पोटेंशियल, फिर ये रिपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन, और फिर ये इम्पल्स जनरेट हुआ। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। इसको कंडक्शन जो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इट इज जस्ट लाइक द रिले रेस। बायोइलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो होता है इट इज कंपेरेबल टू द रिले रेस। रिले रेस में जब एक प्लेयर आगे दौड़ता है, जब बैटन दूसरे को देता है डंडा, तब दूसरा आगे दौड़ता है। उसी तरह यहाँ पे एक इंपल्स जनरेट हुआ,
इसका जो हाइपर पोलराइजेशन है वो एक्साइटेशन प्रोवाइड किया फॉर द ओरिजिन ऑफ नेक्स्ट इम्पल्स, दूसरे इम्पल्स का हाइपर पोलराइजेशन एक्साइटेशन प्रोवाइड किया फॉर द ओरिजिन ऑफ थर्ड इम्पल्स एंड सो ऑन। अगर ये यहीं पे आके पोलराइज्ड हो जाता -70 मिलीवोल्ट पे, तो फिर दूसरा इम्पल्स जनरेट कराने के लिए फिर से एक नया स्टिमुलस प्रोवाइड करना होता, यानी फिर से मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना होता। तो ऐसा है नहीं, एक बार डिस्टर्बेंस आया, अब ये इम्पल्स जनरेट होगा, उस इम्पल्स का हाइपर पोलराइजेशन दूसरा इम्पल्स जनरेट कराएगा, दूसरे का हाइपर पोलराइजेशन तीसरा, और इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। इसलिए इसको कहा कि रिले रेस के जैसा है। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन कंटिन्यूअस होता है और यहाँ पे रिले रेस है। तो ये चीज देखा, ये -70 मिलीवोल्ट, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनर सरफेस पे, जब स्टिमुलस सप्लाई किए तो +15 मिलीवोल्ट का डिफरेंस आ गया, तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब अचीव हो गया तो सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड रिमूवल ऑफ कैल्शियम, तो ये डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ। इसको सी को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, सब आपके कॉपी असाइनमेंट में बना हुआ है। अब ये डिपोलराइजेशन जारी रहेगा अप टू द स्पाइक पोटेंशियल +35 मिलीवोल्ट। उसके बाद स्टार्ट होगा रिपोलराइजेशन में पहला फेज है स्लो फेज एसोसिएटेड विथ इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। उसके बाद स्टार्ट होगा रैपिड फेज एसोसिएटेड विथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें 3 सोडियम आयन बाहर जाएगा और 2 पोटेशियम अंदर आएगा। तो सोडियम ज्यादा तेजी से जाएगा तो तेजी से नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब उसके बाद इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है कि फिर मेम्ब्रेन डिस्टर्ब है, तो इसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। फिर एक दूसरा इम्पल्स जनरेट हुआ, तो दैट इज ओरिजिन एंड कंडक्शन। अब 1 मिनट ब्रेक कर रहे हैं, आज नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। कंडक्शन में जो फास्टेस्ट मोड ऑफ कंडक्शन है वो है सॉल्टेटरी कंडक्शन। Saltatory conduction is the fastest mode of conduction of bioelectricity or impulses, and these are characteristic of myelinated neurons or medullated neurons, जिसको हम लोग व्हाइट फाइबर भी कहते हैं। तो याद होगा, पढ़ा है हम लोगों ने, ये अगर कोई माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो इसका एक्सोलेमा है, एंड दिस एक्सोलेमा इज सराउंडेड और कवर्ड बाय द माइलिन शीथ। ये कवर्ड होता है माइलिन शीथ, लिपिड का शीथ है, और माइलिन शीथ इज इम्परमेबल टू सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। लेकिन आप देख रहे हैं ये माइलिन शीथ बीच बीच में एब्सेंट है। इस पार्ट को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो आप देख रहे हैं कि नोड ऑफ रैनवियर पे ये बाहर ईसीएफ है और यहाँ पे एक्सोप्लाज्म। तो इन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट इसी जगह पे, यहाँ सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन एक्सोलेमा, और यहाँ पे ये कवर्ड है लिपिड शीट से। तो जब स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे तो सोडियम का इन्फ्लक्स यहीं से होगा, यहाँ से नहीं हो, यानी इम्पल्स यहीं जनरेट करेगा, डिपोलराइजेशन फिर रिपोलराइजेशन होगा, और हाइपर पोलराइजेशन अब नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर पे जाएगा। यहाँ पे इनफ्लक्स नहीं हो सकता या इफ्लक्स, तो नेक्स्ट नोड पे जाएगा, और फिर यहाँ पे डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, फिर इसका हाइपर पोलराइजेशन नेक्स्ट नोड पे जाएगा, बिकॉज बीच में एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इम्पल्स का जो ओरिजिन हो रहा है वो ओनली एट द नोड ऑफ रैनवियर, ये सिर्फ नोड ऑफ रैनवियर पे। और दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेयर का मतलब होता है डांसिंग और जंपिंग टाइप कंडक्शन। जैसे कोई पर्सन एक एक कदम चल रहा है पैर जमा के, पूरा डिस्टेंस को कवर करने में उसको ज्यादा समय लगेगा, और कोई है कि छलांग लगा के जा रहा है तो उसको कम समय लगेगा। अगर मान लीजिए कि ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो यहाँ पे अगर एक इम्पल्स जनरेट करेगा तो इसी जगह फिर दूसरा इम्पल्स जनरेट करेगा, फिर तीसरा, यानी पूरी लंबाई में इम्पल्स का कंडक्शन होगा, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। और माइलिनेटेड में चूंकि माइलिन शीथ नहीं है, सिर्फ नोड ऑफ रैनवियर पे, तो वहीं पे इम्पल्स जनरेट कर सकता है, तो इसका कंडक्शन फास्ट होगा, जंपिंग और डांसिंग टाइप। तो इसलिए माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में
इसलिए माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में कंडक्शन फास्ट होता है बिकॉज इम्पल्सेस जनरेट ओनली एट द नोड ऑफ रैनवियर, जबकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में कंडक्शन स्लो होता है बिकॉज पूरी लंबाई में इम्पल्स का ओरिजिन और कंडक्शन होगा। तो ये चीज हो गया। अब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कैरेक्टर भी हैं। जैसे हम लोगों के ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्लिप। हम लोगों के ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्लिप। तो स्लिप एक इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम इसलिए कहा कि 24 घंटे में एक बार कम से कम हम लोग सोते हैं। वी परफॉर्म स्लिप एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स। अब कुछ लोग होते हैं जो 2 बार भी सो लेते हैं, कुछ 3 बार भी सो लें, तो वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो सकता है या और कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट एक बार जरूरी है सोना। तो 24 घंटे में एक बार हम लोग कोई काम को फिर रिपीट कर रहे हैं, तो इट इज सर्कैडियन रिदम और डेली रिदम। स्लिप इसका एग्जाम्पल है। लेकिन स्लिप का जो पूरा फिजियोलॉजी है, आज तक ये बहुत क्लियर नहीं हुआ है मेडिकल साइंस में। लेकिन कुछ जो कहा जाता है वो हम लोग डिस्कस सकते हैं कि आखिर स्लिप क्यों होता है, नींद क्यों आती है। तो उसमें बहुत सारा कारण है। एक तो हम लोगों के पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो ब्रेन से कनेक्टेड एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है ब्रॉम हार्मोन, और ब्रॉम हार्मोन स्टिमुलेट्स द स्लीप सेंटर। स्लीप सेंटर जैसे हम लोगों का ब्रेन में जहां से नींद आती है, उसको स्टिमुलेट करता है ब्रॉम हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा कारण है accumulation of lactic acid at the neuromuscular junction और synapses। अगर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या मेंटल एक्टिविटी, तो साइनेप्टिक कंडक्शन फैटिग्ड हो सकता है, साइनेप्स पे कंडक्शन धीमा हो सकता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। नतीजा है कि मसल्स भी थकेगा और न्यूरॉन भी ठीक से काम नहीं करेगा, तो वो भी स्लिप का एक कारण है। तीसरा कारण कहा जाता है कि फूड जब हम लोग खाते हैं, लेते हैं, तो फूड के डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल का ब्लड वेसल फैल जाता है, डायलेट हो जाता है। तो जब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ब्लड वेसल डायलेट होगा तो प्रेशर घट जाता है, और जब कभी भी ब्लड प्रेशर थोड़ा घटेगा, इट विल स्टिमुलेट द स्लीप सेंटर। इसलिए आप देखिएगा कि कोई हाइपोटेंसिव पर्सन है, लो ब्लड प्रेशर है, तो नींद खूब आएगी, और हाइपरटेंसिव है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको नींद नहीं आएगी। तो ब्लड प्रेशर का भी एक सर्टेन रोल है स्लिप के साथ। देन और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे स्लिप में एक तो कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग, स्लिप इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। यानी किसी पर्सन को किसी चीज की आदत है सोने के समय, अगर वो उसको कभी भी मिल जाए तो नींद आ सकती है। तो जैसे आप अपने बेड पर सोते हैं तो आपका अपना कंडीशनिंग हो गया, आपके बेड से, बेडशीट से, पिलो से। अगर बेड बदल दिया जाए, कमरा हट, आपको दूसरे कमरे में कहा जाए सोना है, बेड चेंज कर दिया जाए, इवन बेड के ऊपर कोई चीज है उसको बदल दें, तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी आप जिस कमरे में सोते हैं, जिस बेड पर सोते हैं, धीरे धीरे आपका कंडीशनिंग हो जाता है उससे। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि सर बहुत नींद आती है एग्जामिनेशन के समय, तो बेड पे जब पढ़िएगा तो आपका बेड के साथ कंडीशनिंग है, जैसे ही बेड पे जाइएगा आपको नींद आएगी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। छोटा बच्चा को देखिएगा कि मदर वगैरह लोरी सुनाती है, सुनता है या झूला झूलता है, उसको नींद आ जाती है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। तो कंडीशन रिफ्लेक्स का भी एग्जाम्पल है। और इसी तरह लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो, डार्कनेस हो, डीम लाइट हो या डार्क हो, इसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, यानी साउंड नहीं हो, लाइट नहीं हो, या कोई उस तरह का कोई वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, तो नींद जल्दी आएगी, यानी स्लीप सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। जबकि किसी तरह का एक्साइटमेंट हो, डिस्टरबेंस हो, तो स्लीप नहीं आएगी। तो बहुत सारा इसका फैक्टर है, बट एग्जैक्ट फैक्टर इज स्टिल नॉट क्लियर। बट स्लीप का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इट प्रोवाइड्स रीऑर्गेनाइजेशन टू बोथ ब्रेन एंड बॉडी।
अगर स्लिप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ब्रेन और बॉडी दोनों थक जाएगा और हम लोग की मानसिक और शारीरिक क्षमता घट जाएगी, डेथ भी हो सकता है। इंसोम्निया, अनिद्रा जिसको कहते हैं, उसमें पर्सन अगर ठीक से नहीं सोता है तो इट में ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। तो स्लिप में पहला फर्स्ट आवर जो होता है स्लिप का, दैट इज कॉल्ड रेम स्लिप, सॉरी, फर्स्ट आवर ऑफ द स्लिप इज डीप स्लिप। यानी पहले घंटा जब सोने जाते हैं, 1 घंटा, पहला घंटा तो डीप स्लिप होता है, जिसमें हम लोग बिल्कुल होशो हवास में नहीं है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस या डिस्टर्बेंस ही हम लोगों को जगा सकता है, क्योंकि उस समय गहरी नींद होती है। 1 घंटे के बाद आंख में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, आईलिड और आईबॉल में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं रैपिड आई बॉल मूवमेंट स्लिप, रेम स्लिप, REM, रैपिड आई बॉल मूवमेंट स्लिप। तो जब किसी के आंख में मूवमेंट होने लगे तो समझना है कि अब वो चला गया दूसरे फेज में, रेम स्लिप में। और रेम स्लिप में पर्सन को अगर लाइट स्टिमुलस में मिले, कोई हल्का डिस्टर्बेंस में मिलेगा, तो वो उसकी नींद टूट सकती है। तो रेम स्लिप जो होता है वो 5 से लेकर 7-8 घंटे तक रहता है। अब कोई 10 घंटा सोएगा तो फिर दोबारा चला जाएगा डीप स्लिप में। तो स्लिप में ये है। और जो ब्रेन वेव हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों के ब्रेन में वेव को रिकॉर्ड किया जाता है, डीपोलराइजेशन वेव को रिकॉर्डिंग के लिए होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, EEG कहते हैं। रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो 4 तरह का डीपोलराइजेशन वेव है, अल्फा, बीटा, थीटा और गामा, डेल्टा वेव। तो अल्फा वेव इट इज प्रोवाइड रिलैक्सेशन। अल्फा वेव जब ब्रेन में जनरेट होता है तो रिलैक्सेशन फील करते हैं, जैसे आप आराम कर रहे हो या आईलिड को बंद करके आप कहीं बैठे हुए हैं या कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ रोशनी बहुत कम है, डिम लाइट है, तो ब्रेन को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, बिकॉज उस समय जनरेट होता है अल्फा वेव। रेम स्लीप में भी जब हम लोग रहते हैं तो उस समय भी अल्फा वेव है। उसके बाद बीटा वेव, बीटा वेव फास्टेस्ट वेव है और बीटा वेव को जनरेट कराने में रोल है थायरॉक्सिन का, जो आयोडीन जिसमें होता है वो उसका। इसलिए अगर बीटा वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग एक्सेट्रा। तो किसी के ब्रेन में बीटा वेव अगर जनरेट नहीं होता है प्रॉपर तो मेंटली डल हो जाएगा, मानसिक विकास उसका नहीं होगा। तो उसमें आयोडीन का रोल, इसलिए प्रचार वगैरह में भी देता है कि आयोडीनेटेड सॉल्ट खाइए। तो थायरॉक्सिन की कमी होगी, जैसे घेगा रोग में होता है, क्वार्टर में, तो ब्रेन का फंक्शन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, मेंटली वो डल हो जाता है। और ठीक है, इसका उल्टा हाइपर थायरॉयडिज्म में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है, तो उसका बीटा वेव फास्टेस्ट वेव है। तो जब हम लोग किसी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं मेंटली बहुत ज्यादा, तो बीटा वेव जनरेट होता है। तीसरा है थीटा वेव। थीटा वेव यूजुअली छोटे बच्चे में होता है, 4-5 साल की उम्र तक, बड़े में नहीं होता है। लेकिन कोई बड़ा आदमी छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है, उसी की तरह से बात कर रहा है, वैसे ही सोच रहा है, वैसे ही हरकत कर रहा है, तो उस समय भी उसके ब्रेन में बीटा वेव, उसका थीटा वेव जनरेट होता है। तो कोई पर्सन अगर बच्चे के साथ जितने समय तक है तो उसके ब्रेन में थीटा वेव जनरेट होगा, बिकॉज वो वैसा ही हरकत करेगा, बच्चे के जैसा ही सोचेगा, बोलेगा, उसी तरह से बिहेव करेगा। और इसलिए कोई भी पर्सन कितना भी थका मांदा हो, डिस्टर्ब हो, अगर छोटे बच्चे के साथ खेल लेगा तो वो फ्रेश हो जाता है, बिकॉज उसमें जनरेट होता है थीटा वेव। और डेल्टा वेव इट इज द स्लोएस्ट वेव, इट इज जनरेटेड ओनली ड्यूरिंग द डीप स्लीप। जब हम लोग डीप स्लीप में होते हैं तो डेल्टा वेव जनरेट होता है, बहुत स्लो वेव है, इसलिए कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं देते हैं। अगर किसी जगे हुए पर्सन में डेल्टा वेव का रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि देयर इज सम सीरियस मेंटल प्रॉब्लम, कुछ मेंटल प्रॉब्लम है उसके साथ। तो स्लिप में इतना काफी है, उससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। और उसके अलावा ब्रेन का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें स्पीच, रीडिंग, राइटिंग। तो स्पीच और रीडिंग बोथ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पीच सेंटर, जिसको ब्रोका सेंटर कहते हैं। राइट हैंडेड पर्सन में लेफ्ट साइड में होता है और लेफ्ट हैंडेड पर्सन में ये राइट साइड में उल्टा होता है।
तो हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जैसे स्पीच को कहते हैं आर्टिकुलेट प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगफुल साउंड, यानी जानबूझ के प्रयास करके कोई एक ऐसा आवाज निकालना जिसका एक सर्टेन मीनिंग है, इट इज कॉल्ड स्पीच। और रीडिंग कहा जाता है वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द सिंबल, यानी कोई सिंबल है उसको आप देख करके और उसके बारे में बता रहे हैं तो इट इज कॉल्ड रीडिंग, वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द सिंबल्स। अब सिंबल कुछ भी होगा, इट में बी राइटिंग, कुछ भी होगा, उसको देख करके आप बोल रहे हैं तो इट इज रीडिंग। तो रीडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्पीच से। स्पीच में आंख की जरूरत नहीं होती है, आप कान से कुछ सुन लीजिए उसके बाद आप उसको बोल सकते हैं, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कान ठीक नहीं है तो स्पीच परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अ पर्सन हु इज बॉर्न डीफ इज ऑल्सो डम, अगर जन्म से ही वो डीफ है तो वो बोल भी नहीं सकता है, थोड़ा थोड़ा सुनेगा तो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करेगा। लेकिन रीडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, रीडिंग में आंख भी चाहिए, किसी सिंबल को हम लोग देख रहे हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं तो आंख भी चाहिए। अब इसका ये जो आगे हम लोग फिर एक और राइटिंग डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। और राइटिंग इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वर्निक सेंटर, वर्निक सेंटर भी होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में राइट हैंडेड पर्सन में, और लेफ्ट में और राइट में लेफ्ट हैंडेड पर्सन। तो वर्निक सेंटर और राइटिंग सेंटर के कंट्रोल में होता है मसल्स, बहुत फाइन मसल्स जो हम लोगों के हाथ और फिंगर में है, जो लिखने में जरूरी है। अगर वो मसल काम नहीं करेगा तो लिख नहीं सकते हैं। हाथ से कोई भी काम कर लीजिएगा लेकिन लिखना नहीं हो सकता है। लिखने वाला जो मसल है डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ वर्निक सेंटर। तो राइटिंग को क्या कहते हैं? राइटिंग इज द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, सिंबल के फॉर्म में किसी चीज को आप एक्सप्रेस करते हैं, यानी लिख कर किसी सिंबल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज कॉल्ड राइटिंग। तो राइटिंग और राइटिंग में भी आंख की जरूरत है, तभी तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो राइटिंग और रीडिंग दोनों में आंख की जरूरत है, लेकिन ब्लाइंड पर्सन भी ये कर सकता है। कारण है कि ब्रेल ने एक लिपि डेवलप किया, एक लैंग्वेज डेवलप किया, ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें इनग्रेव्ड होता है, जैसे उभरा हुआ अक्षर होता है, उसके ऊपर जब वो फिंगर टिप में काइनेस्थेटिक सेंसेस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा नर्व एंड रिसेप्टर होता है, तो जब उसको टच करता है तो उसको मालूम हो जाता है कौन सा लेटर है, तो उसी से वो लिख भी सकता है, टाइपराइटिंग भी कर सकता है। अब तो मोबाइल भी आ रहा है, स्मार्टफोन भी आ रहा है, जिसमें कि ब्लाइंड पर्सन उसको ऑपरेट कर लेगा और राइटिंग हो सकता है, और उसी तरह रीडिंग भी, पढ़ के वो उसको फिंगर चलाते हुए वो पढ़ भी लेगा। तो ब्रेल लैंग्वेज जो है वो अल्टरनेटिव है आईज का। ब्लाइंड पर्सन में आंख जब नहीं है तो उसके जगह पे काइनेस्थेटिक सेंसेस फिंगर टिप पे हम लोगों का बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है, इसलिए लाइट चला भी जाए तो आप फिंगर से टच करके मालूम कर लीजिएगा कौन सा चीज कहाँ पे है। तो यहाँ पे काइनेस्थेटिक सेंसेस बहुत डेवलप्ड है। तो ये ह्यूमन का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, रीडिंग, राइटिंग और स्पीच। ये दूसरा कोई एनिमल परफॉर्म नहीं कर सकता। इट इज दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ आवर ब्रेन, सेरेब्रम। ये ह्यूमन सेरेब्रम का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, ह्यूमन का कैरेक्टर, और कोई ये काम नहीं कर सकता है, लिखना, बोलना और पढ़ना। और लास्ट में थोड़ा सा एबनॉर्मैलिटी देख लें, तो एबनॉर्मैलिटी में अगर कोई पर्सन नहीं लिख सकता है, लिखने में प्रॉब्लम है, तो एग्राफिया, यानी ब्रेन में उसका राइटिंग सेंटर डैमेज हो गया, लिख नहीं पा रहा है, तो एग्राफिया। अगर बोलने में प्रॉब्लम है तो एफैसिया, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, स्पीच में प्रॉब्लम है, एफैसिया। और उसी तरह अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है तो इट इज कॉल्ड एलेक्सिया। inability to perform reading is called alexia. Inability to perform speech is called aphasia. Inability to perform writing is called agraphia. तो ये से abnormality था। और ब्रेन से रिलेटेड abnormality में एक बहुत कॉमन हो गया है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में डोपामीन का सिक्रीशन बहुत कम होता है, डोपामीन का सिक्रीशन बहुत कम होता है। नतीजा होता है कि नर्वस सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। इसका मुख्य सिम्टम है हाथ पैर में ट्रेमर। ट्रेमर कहने का मतलब कंपन, हाथ पैर में ऐसा कंपन होता रहेगा।
काफी वीकनेस फील करेगा, बॉडी का बैलेंस नहीं मिलेगा उसको, और धीरे धीरे ब्रेन डीजनरेट हो जाता है, पर्सन का डेथ हो जाता है। तो डीजनरेशन ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया एंड द डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ डोपामीन, तो पार्किंसंस डिजीज। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हाथ पैर में थरथराहट होने लगती है, ये इसका मुख्य लक्षण है, और उसका धीरे धीरे सारा नर्वस सिस्टम उसका स्लो काम करता है, अल्टीमेटली ब्रेन डैमेज हो जाता है, पर्सन डाइज। तो ये था पार्किंसंस डिजीज। उसी तरह और भी है, जैसे अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज जो होता है, अल्जाइमर डिजीज, उसमें फिर सेरेब्रल गैंग्लिया डैमेज होने लगता है। तो उसका पहचान ये होता है कि पर्सन अपने नजदीक के लोगों को नहीं पहचान पाता, दूसरे दूसरे लोग को पहचान लेगा, बहुत दूर और बहुत पहले वाला किसी को पहचान लेगा, लेकिन हाल फिलहाल में उसका कोई चीज से मुलाकात है नहीं पहचानेगा। रिसेंट मेमोरी का लॉस हो जाता है, रिसेंट मेमोरी का लॉस होता है उसका अल्जाइमर्स डिजीज में। और लास्ट है जिसमें हम लोग कह सकते हैं, तो हम ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज और ये देखिए पार्किंसंस डिजीज हो गया। और अब नर्वस सिस्टम तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और हम नोट्स भेज देंगे, कल या परसों भेज देंगे। और अगला क्लास वेंसडे को लेंगे, बुधवार को।